लाइव है, चीटिंग करता है तू। चलो लेट्स स्टार्ट। अरे स्क्रीन कितना छोटा दिख रहा है वो। ये भी अभी आया है। गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। सारे दोस्तों को बोल दो सर आगे क्लास के अंदर। लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का खेल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम था ऑडिट। अरे बोलो भाई। यस सर, बहुत मजा आ रहा था अपने को। कल हम लोग ऑडिट मतलब क्या था इसके बारे में कुछ हम लोग ने आइडिया ली थी, और आज हम लोग इसको पढ़ना शुरू भी करेंगे। क्या आप लोग सब तैयार हैं? नहीं भी होंगे तो भी होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों, ऑडिट के बारे में जब हम लोग कल बात कर रहे थे, सो ऑडिट मतलब हमने क्या बोला था कि सर इट इज गॉट टू डू विथ व्हाट सम एग्जामिनेशन, स्क्रूटिनी, वेरिफिकेशन, रिव्यू, एनालिसिस, व्हाट नॉट, कितनी सारी चीजों के बारे में हम लोग ने बातचीत करी थी। बोलो हाँ या ना? या अब यहाँ पे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से, और हम लोग बात करते हैं अबाउट ये ऑडिट जो है ये कैसे, क्या, किसके ऊपर हो रहा है। थोड़ा और विस्तार में चर्चा करते हैं, और इसके फायदे, नुकसान, बेनिफिट्स, यूजर्स, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों देखो क्या है ना, ये एग्जामिनेशन वगैरह सब होता है, बड़े आखिरकार ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जरा समझते हैं। देखो दोस्तों, सुन रहे क्या? तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन क्या बोला सर ने? नहीं, आप बोलो ना अच्छे से। सो एक ट्रांजैक्शन होता है, परचेज, सेल और एनी ऑफ द एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक कोई ट्रांजैक्शन होता है। वो जो ट्रांजैक्शन हुआ ना, उसका बॉस हम लोग क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री। याद है ना बचपन में आपने कितना मजा आया था आपको कि कहा आप लोग जर्नल एंट्री पास करने में पहले टेंशन आता था, फिर आपको कमांड आ गया उसके ऊपर कि जर्नल एंट्री यार ये तो अपना एकदम बहुत इजी है, आसानी से हो सकता है। फिर आपकी जिंदगी में आया जर्नल एंट्री के बाद आपको करना पड़ा लेजर पोस्टिंग, आपको करना पड़ा। ये वो ब्लिंक हो रहा है देखो प्रोजेक्टर। सो आपको लेजर पोस्टिंग करने को बोला। लेजर पोस्टिंग करने के बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर फाइनली आपने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। बोलो हाँ या ना? बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो, फंड फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब कुछ आपने बनाया। बोलो हाँ या ना? तो अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जो ऑडिट करने वाले हैं, एग्जामिनेशन करने वाले हैं, आपसे एक सवाल ये है कि इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड ये जो है ये है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो हाँ या ना? सो अब जो सवाल ये है, हम लोग ऑडिट करेंगे तो किस पे करेंगे? हम लोग ऑडिट किस पे करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बोथ?
ऐसे एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स जो है वैसे पूछते जाते हो। बताओ, इधर और बोथ? बोथ। सो हम जो ऑडिट कर रहे हैं, सो ऑडिट विल बी परफॉर्म ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज व्हाट, ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सब पे ऑडिट करेंगे, क्योंकि आप समझिए अगर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस्टेक है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को अपने को चेक करना पड़ेगा ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बराबर है कि नहीं? और फिर अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अपने को दिखेगा कि भाई उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है ना, वो सब बराबर है या नहीं है। समझा? यस सर। अब जब हम लोग को यह समझ में आ गया है कि साफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ऑडिट होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट अगर हो जाता है तो इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लाभ किसे किसे होगा? Who will be the users of these audited financial statements? So आइए इसके बारे में हम लोग जरा बात करते हैं। Who will be the users of audited financial statements? नंबर 1, ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, इन्वेस्टर्स। क्या आप मानते हो कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन वगैरह खत्म हो गया, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। सो हु आर द यूजर्स? तो नंबर 1 अपन बात कर रहे हैं कौन? इन्वेस्टर है भाई। इन्वेस्टर इज वन ऑफ द यूजर ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन लोग को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगते रहे। आप लोग सोचिए ना, अगर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं यूजर्स, और यूजर में इधर पहला जो यूजर है अपना, मैं ऐसा बहुत डेकोरेशन करता। मैं देखो अभी जो मेरी ऊपर ऑडिट की बैच चालू है ना, देखो ये सब आपको भी पढ़ना है, ये सब ऐसा इतना मस्त ऐसे समरी चार्ट्स लिखते जाता हूं मैं, ऐसे रोकता नहीं मैं अपने आप को। बाद में आप भी धीरे धीरे फिर ये सब चीजें भी लिखेंगे, तो क्या होता है, कंटेंट बहुत सारा होता है, तो अपने को उसको क्या करना है, पूरा समराइज करना है। तो क्या होता है ना, बच्चे को दिक्कत क्या होती है कि समरी नोट्स बनाने के लिए उसको समझ में नहीं आता, और वो समरी नोट्स के नाम पे पूरी बुक छाप लेता है। वो जो बुक में लिखा है वो, या तो हाईलाइट क्या करना है वो भी उसको समझ में नहीं आता। जब जब एक बच्चे को हाईलाइटर दिया हाथ में, इतिहास गवाह है, पीछे मुड़ के देखा पूरा बुक हाईलाइटेड मिलेगा, साला सब इंपॉर्टेंट लगता ना। तो व्हाट आई डू इज कि आई ऑल्सो हाईलाइट, आई मेक द नोटिंग्स ओवर हियर, सो दैट जो मेरा बुक रहेगा यहाँ पे एग्जैक्टली वो रेप्लिका आपका बुक रहेगा। समझा? आज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ये जो नोट्स है फर्स्ट चैप्टर जो है ये आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? करूं ना, सो दैट आपको भी पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है? अभी शेयर करो क्या? इसको ऐसा ओपन करने का, इधर से टेलीग्राम पे जाने का, पहले मैं जो सर्च में जाने का इधर, फिर जो हेमंत भैया है, किधर है हेमंत, HEMANT वीडियो, भैया को भेजने का, सूरज भैया को बोलने का कि हेमंत भैया को बोलो कि ये जो नोट्स अभी सर ने भेजे वो टेलीग्राम ग्रुप पे SPC के चैनल पे उसको भेज दे। बोलेगा पक्का? प्रॉमिस? आ जाएगा अभी वो, ठीक है। सो यहां पे जो है दोस्तों, नंबर 1 जो यूजर है वो कौन है बेटा? इन्वेस्टर है। अब तुम बात को समझो यार, ये फर्स्ट यूजर जो है अपना वो कौन है?
इन्वेस्टर है मालिक, इन्वेस्टर है। आप मुझे बताओ, आपको इन्वेस्टमेंट करने का, कल बात हुई थी इसके ऊपर, आपको किसी कंपनी में पैसा लगाने का है। कल आपका लेक्चर हुआ था कि एफएमएसएम का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। सर ने आपको बताया कि कौन कौन बड़े बड़े बिजनेसेस क्या क्या कर रहे थे, कौन से बिजनेसेस फेल हो गए, कैसा कौन अच्छा कर रहा, कौन बुरा कर रहा, ऐसे ऐसे आपने सुना क्या इसके बारे में? मजा आया क्या आप लोगों को? मतलब ऐसा लग रहा ना कि काफी इंटरेस्टिंग है इंटरमीडिएट का सिलेबस। बराबर। फिर कल सर ने जाते जाते कल क्या बोला था, मैंने क्या बोला था? ऑडिट इज अ पप्पा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। बराबर। अब मुझे बताओ, स्वप्निल सर को अगर डिसीजन लेने का है कि मैंने रिलायंस में पैसा लगाने का या नहीं, टाटा मोटर्स में पैसा लगाने का क्या नहीं, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना पड़ेगा ना। अरे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको देखना पड़ेगा कि बाबा इनका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ समझते हो? नेटवर्थ, औकात, कंपनी की औकात कितनी है, कहां से पता चलेगा? नेटवर्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना नुकसान में जा रहे हैं, ये सब किससे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बराबर कि नहीं? आप मुझे बताइए, अगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस्टेक्स है, ऑडिट की दुनिया में इसको हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट्स। मिस्टेक का मतलब मिस स्टेटमेंट्स, चाहे एरर के वजह से हो या फ्रॉड के वजह से हो, अगर उसमें कुछ गलतियां है, बराबर, तो मुझे बताओ अपना डिसीजन एज एन इन्वेस्टर गलत होगा कि नहीं? और अगर अपना डिसीजन एज एन इन्वेस्टर गलत हो गया तो भैया बहुत भारी नुकसान हो जाएगा ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बोलो आया ना? तो आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्वेस्टर को अगर डिसीजन लेना है तो उसे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे भी बने हुए नहीं चाहिए, उसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड चाहिए। तब मुझे क्या बोलते हैं उसको, भरोसा आएगा कि बाबा ये जो भी चीजें लिखी गई है वो जेन्युइन है, वो फेक नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। नहीं तो मुझे क्या जा रहा भाई, दिखा दो ना भाई अपने प्रॉफिट, अपन 10 करोड़ कमाते, बोलो क्या करना, लगाओ पैसा, लेके भाग जाऊंगा। सही है ना एकदम? लोग बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे ना। आप लोग आपके दोस्त के सामने किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी बोलते कि नहीं? हाँ, अरे मेरा पॉकेट में 10,000 रुपए है, 1,000 रुपए भी नहीं मिलता, बट इंप्रेस करने के लिए बड़े बड़े लोगों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, हाँ 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 मेरे को भी कौन चेक करने आ रहा है। सही है कि नहीं? बट यहां पे जब वो चेक करने आएगा ऑडिटर, तो वो इन्वेस्टर को एक थोड़ा अश्योरेंस रहेगा। सो क्या लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, सब लोग जरा जोर से पढ़ेंगे। बीट इन्वेस्टर्स इन डिजायरस, डिजायरस मतलब क्या, इच्छा रखता है वो, बराबर कि नहीं? डिजायरस मतलब क्या कहेंगे, विश। हिज डिजायर, डिजायर मतलब क्या बोला सर ने, हिज विश ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी इन कंपनीज, shareholders anxious to know the financial position of the companies they have invested। तो यहां पे आप समझिए दो लोग हो गए, यहां पे एक शेयर होल्डर हो गया और एक इन्वेस्टर हो गया। शेयर होल्डर इज एंशियस, एंशियस मतलब क्या, क्यूरियस, बराबर के नहीं? वो क्यूरियस है, उसमें क्यूरियोसिटी है कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया कंपनी के अंदर, वो पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा ना, वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, सही जगह पे काम हो रहा कि नहीं उसका, बराबर। सो यहां पे इसी डिस्कशन से हम लोग और एक यूजर यहां पे सामने लेके आ रहे हैं, वो कौन सा है दोस्तों? दूसरा जो यूजर हम लोग लेके आ रहे हैं वो कौन है? शेयर होल्डर। मुझे बताओ ये इन्वेस्टर और ये शेयर होल्डर, क्या ये अलग अलग होता है या दोनों सेम होता है? ये सर आपने क्या पूछ दिया? मैं ऐसे सवाल पूछते रहता हूं, मतलब इट मे साउंड वेरी सिली कि सर ये सिली बातें क्या पूछ रहे हैं, हम क्या इतने बेवकूफ है क्या? बट कभी कभी ये चीजें कंफ्यूज हो जाती है। इन्वेस्टर और शेयर होल्डर क्या ये सेम है, क्या अलग अलग है? क्या अलग अलग है दोनों में? व्हाट्स द डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स? फंस गए ना अभी? चल चिड़की, कुछ भी बोल रही है। इन्वेस्टर इनिशियली इन्वेस्ट करता है, बाद में भी तो कर सकता है इन्वेस्ट। अरे कैसे इन्वेस्ट करता है मेरे को क्या लेना देना है भाई, मैं क्या पूछ रहा हूं, इन्वेस्टर कौन है और शेयर होल्डर कौन है, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? ही कैन ऑल्सो बी अ शेयर होल्डर ना, हो सकता है ना, काय को झूठ बोल रहा फिर तो?
मतलब वो कहता है इन्वेस्टर से डिवेंचर होल्डर हो सकता है और ये वो हो सकता है, हो सकता है। जानबूझ के कन्वीनियंटली भैया ने क्या किया, शेयर होल्डर को इन्वेस्टर में जोड़ा नहीं, है कि नहीं? दिमाग में आया था शेयर होल्डर बोलने का, बट उसको पता था कि अगर मैं बोल देगा तो फंस जाएगा। बाबा एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है ना? हाँ, शेयर होल्डर इज ओनर, इन्वेस्टर कौन? अरे दोनों में डिफरेंस क्या है बॉस? अरे सर क्या तुमको इतना भी नहीं मालूम? क्या फालतू परेशान मत करो सुबह सुबह। नहीं नहीं मैं तो करूंगा। कौन है इन्वेस्टर, कौन है शेयर होल्डर? कुछ भी बोल रहा है यार। मैं बोलता हूं इन्वेस्टर और शेयर होल्डर में यहां पे आप थोड़ा ध्यान लगाओ। ही इज डिजायरस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड शेयर होल्डर इज एंशियस टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस। दोनों में डिफरेंस यहां से निकालो ना भाई। इन्वेस्टर जो सोच रहा है पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, शेयर होल्डर ये ऑलरेडी पैसा लगा चुका है। माइंड इज ब्लोइंग, हो गया क्या नहीं कॉन्सेप्ट? पहले अपन इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद शेयर होल्डर बनते हैं। तो मैं दो शूज में हूं यहां पे। अरे ये सब चीजें पता होनी चाहिए रे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब मैं पहले इन्वेस्टर के शूज में हूं, तो यहां पे मैं क्या हूं? डिजायरस है, आई एम विशिंग टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो इन्वेस्ट करने के लिए मुझे यह सोचना है कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा करके। बोलो आया ना? अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के मेरे को लगा कि भाई कंपनी ढंग ढंग की दिख रही है, चलो इसके अंदर पैसा लगा देते हैं। पैसा लग जाने के बाद अब अपन कौन बन गए आर्यन? अपन कौन बन गए? शेयर होल्डर बन गए ना? हाँ, इधर ध्यान देने का। फिर तो अपन शेयर होल्डर बन गए। अब शेयर होल्डर बनने के बाद अपना पैसा लगा के नहीं, अब तुम समझो आपका पैसा मेरे पास है, हर्षद जाजू के पास आपका पैसा है, बराबर कि नहीं? आपका पैसा है। अब मैं यहां पे, आप तो बिजनेस के अंदर नहीं आ सकते, आपका पैसा मेरे पास है। अब आप मेरे बिजनेस, इधर मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारे वापस से बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? कुछ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा था कल? तक 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 तक। अरे मैंने इतना खून पसीना बहा के कमा के ये पैसा मैंने इकट्ठा किया था सर, आपके कंपनी में मैंने इसको निवेश किया है। ये पैसा अगर डूब जाएगा तो सर मेरा पूरा सेविंग्स बर्बाद हो जाएगा ना सर, बराबर? तो यू आर एंशियस टू नो अबाउट व्हाट? द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो यू आर द यूजर इन दिस कैपेसिटी। क्लियर है क्या बात एकदम? बोलो भाई आगे। उसके बाद बात हुई किसके बारे में? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु आर विलिंग टू लेंड फंड्स टू क्रेडिट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन। समझेगा कुछ बात को? अगला यूजर कौन है यहां पे? अगला यूजर ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, जो कौन है? बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी आप लोगों को पैसा देंगे, बट पैसा देने के लिए क्या करना चाहिए? इन्होंने आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, कि तुम में क्या वो कैपेसिटी है, क्या वो कैपेबिलिटी है कि तुम, हमने जो तुमको पैसा दिया है तुम वो हमें वापस से लौटा सको। आपकी रीपेइंग कैपेसिटी चेक करेंगे ना रे भाई, तो वो कैसा दिखेगा कि तेरे को तू रीपे कर सकता है नहीं, तेरे पास वो उतना कैपेसिटी है या नहीं, कैसे चेक करेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा ना कि तेरा प्रॉफिट कितना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस तो कितना पैसा कमा रहा है, तेरा धंधा कितना हो रहा है, तेरा उधारी कितना है मार्केट में, तेरे को आना कितना है मार्केट से। ये सब कहां दिखेगा भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। समझ रहे बात को? तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बराबर? बैंक्स तो आप समझते हो, बैंक्स के अलावा भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो आपको लोन देते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन बैंक्स। जैसे आपने सुना होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मुथूट फाइनेंस लोन देता क्या? मन्नापुरम गोल्ड लोन देता क्या? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी पैसा देता क्या? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पैसा देता क्या? अरे ये सब क्या हो गए फिर? दे आर नॉट बैंक्स बट देन दे आर व्हाट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये लोग भी आते हैं उसके अंदर। डिफरेंस है दोनों में, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट अदर देन बैंक्स देयर आर ऑल्सो मेनी अदर
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझा क्या बात को? तो ये लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेंगे, देखेंगे आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है या नहीं, उसके हिसाब से आपको वो लोन देंगे। बट वापस से इन्हें ऐसे वैसे कैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए रे, ऑडिटेड चाहिए। बताओगे फटाफट, अभी बता दो क्यों बैंक्स को काहे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए? सादा मैंने बनाया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उस पे लोन क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे बताओ। झूठ झूठ दिखा देंगे, हमको क्या है, झूठ झूठ दिखा देंगे ना सब कुछ। अरे बोलो भाई, झूठा दिखा देंगे। हमारा 10 करोड़ का सेल हो रहा है, हमारा प्रॉफिट 9 करोड़ का है, उसमें 1 करोड़ ही खर्चा हमारा। बोलने को क्या जाता है? क्योंकि क्या होता है ना, बैंक से लोन लेने के लिए आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर मेरे पास पैसे नहीं, मैं लॉस में जा रहा हूं, इसके लिए बैंक को बोल रहा हूं मेरे को लोन दे, बैंक बोलेगा नहीं, मैं नहीं देगा तेरे को। मैं बताएगा मेरे पास बहुत पैसा है, बैंक को बोलेगा पैसा देगा, हाँ, बैंक बोलेगा दे। भाई जिसके पास पैसा नहीं उसको चाहिए पैसा, बट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, तब जाके बैंक देगा। बट ये जो भी है वो कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी कैसे एस्टैब्लिश होगी? व्हेन इट इज ऑडिटेड। क्लियर एकदम बात? यस सर, बहुत मजा आ रहा है। ओए ओए ओए, ये क्या बोल दिया इन्होंने? सरकार को भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होगी। अभी क्यों ऐसा? इधर तो पहले अपन ने देखा कि वो लैंड फंड्स के लिए है, दैट इज टू बोरो मनी और टू लैंड मनी, गिव मनी। गवर्नमेंट किसके लिए? फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉज। टैक्स कलेक्ट करने के लिए सरकार को आपसे क्या चाहिए? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। क्या आपको इसके बारे में कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सही में सरकार ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता होगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये सिर्फ है ना थ्योरी है, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली होता नहीं होगा ये? क्या गवर्नमेंट को भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए क्या बेटा? दे आर विलिंग टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम यू। अब मुझे वापस से बताओ, सरकार ने तो बोल दिया इतना इतना इनकम होगा। पूजा मैम ने कल बोला क्या आपको टैक्स के बारे में? कुछ बोला क्या? कुछ बोला क्या आपको? ये ऐसा ऐसा होता है। ये देखो, अगर आपकी आमदनी, अभी अपन अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो अभी खत्म हुआ ना, जिसके अभी जुलाई में रिटर्न फाइल हो रहे हैं, अभी जुलाई एंड में ड्यू डेट है, तो अभी रिटर्न्स भरने हैं, अभी टैक्स वैक्स भरना है अभी। तो बोलता है अगर 2.5 लाख तक कमा रहे हो मत कुछ पैसा दो हमें, चिल, डोंट गिव अस अ सिंगल रुपी इन टैक्स। बट भाई अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर तू कमा रहा है तो उस पर हमें 5% टैक्स दे दीजिएगा। मतलब अगर आप 3.5 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो बराबर, तो उसका 5% दे दो। अप टू 5 लाख, 2.5 टू 5 लाख आपको क्या करना है? आपको टैक्स भरना है 5%। 10% आपको देना है 5 से 7.5 लाख के बीच में का। मतलब ऐसा अलग अलग स्लैब लगे हुए। अगर मान लो मेरी इनकम जो है 10 लाख है, हर्षद सर की इनकम अगर 10 लाख है, तो पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं पैसा दूंगा मैं, चल कुछ नहीं दूंगा। अगले जो 2.5 लाख है उस पे 5% देना है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा। मेरा टोटल टैक्स अगर निकालना है ना, 10 लाख अगर कमा रहा हूं तो पहले के 2.5 लाख पे मैं पे कर रहा हूं 0%। फिर अगले जो 2.5 लाख है उस पे मेरे को पे करना है 5%। फिर अगले जो 2.5 लाख है उस पे करना है 10%। फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे कितना बोला उसने? हाँ, 15%। समझा क्या कुछ? सो अगले 2.5 लाख पे 15% है। कुछ बोलो ना। तो यहां पे ऐसा करके मुझे मेरा टैक्स का अमाउंट कितना आया? 0। 2.5 लाख पे 5%, हाँ 12,500। फिर इधर 25,000 और इधर 37,500। तो ऐसा करके टोटल टैक्स 10 लाख की इनकम पे मेरे को कितना भरना है? 37,500 प्लस 37,500 कितना हुआ? 75,000। 75 नहीं, 75 ना, 35 35 70 बराबर ना,
75,000। तो मेरे को ऐसा सरकार 10 लाख पे मेरे को बोलेगा 75,000 टैक्स भर दे। 10 लाख कमाया ना, सरकार बोल रहा है ला इधर दे 75,000 दे मेरे को। सिंपल है एज दैट, क्लियर है एकदम। उसके ऊपर सर अगर इनकम रहेगी तो क्या सीन है? उसके इनकम ऊपर रहेगी तो क्या सीन है भाई? ये कौन सा स्लैब है? ये न्यू न्यू है ये। इधर ये पढ़ रहे थे ना अपन। सो डायरेक्ट अभी नो, ये भी ये वाला है बराबर ना। हाँ, फिर 10 से 12.5 लाख में 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और 15 लाख के ऊपर जितना भी रहेगा तेरा पैसा 30% चुपचाप दे देने का। मतलब 15 लाख से लेके जितना भी, अगर मान लो मैं 25 लाख अर्न कर रहा हूं, सो 15 लाख से 25 लाख, जो 10 लाख की जो मेरी ऊपर की इनकम है, उस पर आई हैव टू पे 30%। मतलब कितना? 3 लाख रुपीस ऐसा टैक्स। मैं तो भैया नहीं भरूंगा टैक्स, नहीं भरना मेरे को। सरकार को मालूम है तो ऐसा करेगा। टैक्स भरने को किसको अच्छा लगेगा? जस्ट इमेजिन ना, यू आर हैविंग अ सैलरी ऑफ 30 लाख रुपीस, 30 लाख का सैलरी है आपका, ठीक है। हम लोग इसको चेंज करते हैं, इसको थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, 30 लाख। मतलब थोड़ा ऐसा बड़े नंबर की बात करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा वो दर्द क्या है। यू विल अंडरस्टैंड द पेन एट दैट टाइम। ऐसा नहीं समझ में आता। सो 30 लाख का जो है टैक्स है। अब वापस से ये कितना हो गया? अभी ये इधर हो गया था 2.5, 2.5 कितने हो गए थे? 10 लाख बराबर है। वापस से अपना अगले 2.5 लाख पे कितना था भाई? 20%। मतलब कितना आया ये? 50,000 बराबर है। अभी 12.5 लाख हो गया ना, 12.5 लाख से 15 लाख और 25% बराबर, तो कितना हो गया ये? अगले 2.5 लाख पे 25% करो, हाँ 62,500। उसके बाद अब बैलेंस 15 लाख के ऊपर जितना भी जो होगा, अब स्काई इज द लिमिट नाउ। सो अगले 15 लाख पे मेरे को भरना है कितना? 30%। तो कितना हुआ? 3 लाख। और 5 लाख पे 30% कितना हो गया? 1.5 लाख, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए मेरे को इधर टैक्स भरना है। टोटल मारो भैया, 12,500, 25,000, 37,500, कितना हुआ? 6,37,500। 30 लाख रुपए कमाओ आप, साल भर मेहनत करके, मर करो, ट्रैफिक से जूझते झगड़ते, धक्के खा खा के, बॉस की गालियां खा खा के, बराबर के नहीं? बीवी बच्चे बोल रहे कि तुम हमको टाइम नहीं देते, कुछ नहीं देते, सब कुछ, ये सब कुछ सुनने करने के बाद 30 लाख रुपए कमाए साहब। सरकार क्या बोल रहा है? वेरी गुड, ला इधर ले। 6,37,500। डू यू थिंक इट्स अ स्मॉल अमाउंट? भाई बहुत ज्यादा अमाउंट है ये। मैं तो नहीं दे रहा, खेलना ही नहीं मेरे को ये गेम। काय का व्हाट टैक्स? बता दो 30 लाख कमाते ही नहीं हम तो जो कमाते बस वो जो है 3 लाख कमाते हैं बस। बस बताओ नहीं मत कि ऊपर के 27 ने बताना ही नहीं अपने को। समझते हो लोग जो बोलते हैं ना ब्लैक का पैसा, ब्लैक मनी, क्या होता है ब्लैक मनी? अनअकाउंटेड मनी रे। तो अभी सरकार को मालूम है पब्लिक ऐसा करेगा, ये कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। कौन पता लगाएगा? दया जो है ना वो तुम है, ऑडिटर। सरकार बोलेगी इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, सुनो ऑडिटर साहब, मतलब तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलेगा सीए साहेब जाइए उस पर्टिकुलर कंपनी में, हमने कानून के तहत उसको बोला है कि उसको ऑडिट कराना है, तू जा चेक कर इसकी इनकम कितनी है, इसके खर्चे कितने, सब कुछ बराबर है या नहीं, फिर तुम हमें बताइए और उसके बाद आप उसको बोलिए टैक्स पे करने के लिए, बाकी काम देख लेंगे। समझा क्या? सो गवर्नमेंट को इसके लिए जरूरत पड़ती है।
फॉर कलेक्टिंग व्हाट टैक्सेस, क्योंकि सरकार को मालूम है तुम ईमानदारी से टैक्स नहीं भरोगे, गारंटी है तुम नहीं भरोगे टैक्स, तो वो प्रूव करने के लिए कि सही में तुम भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, टैक्स कलेक्शन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा। कल पूजा हमने बताया होगा आप लोगों को कितना टैक्स पे होता है, इंट्रोडक्शन में बताया मैम ने, कौन कितने लोग टैक्स भरते हैं, कितना क्या, ऐसा भाई ऐसी बात है। सो गवर्नमेंट को भी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते ना, क्या बोल रहा है ये, ट्रेड यूनियंस नेगोशिएटिंग विथ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट फॉर व्हाट, बेटर वेजेस, ट्रेड यूनियंस negotiating their way through what management to get what better wages, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी सैलरीज बढ़ाएंगे, तुम ऐसा तुम्हारा ऐसा चिंटू सा पूरी करो ना, कोई नहीं पूरी करेगा, थोड़ा एनर्जी कन्विक्शन बताओ ना, हमारी मांगे, और थोड़ा एनर्जी के साथ तभी मांगे पूरी होगी ना, तो नहीं होगा भाई, वापस से ट्राई करते हैं, 1 2 3, हमारी मांगे, हमारी मांगे, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैनेजमेंट ने क्या बोला, नहीं करूंगा, जाओ जो करना है कर लो। अच्छा मैनेजमेंट ऐसा, हमारा यूनियन है, यूनियन ट्रेड यूनियन, हल्के में मत लेना हमें, पूरे के पूरे जो है ना एम्प्लॉइज यूनियन बना के स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, नहीं कर रहा हमारी मांगे पूरी करी, चक्का जाम कर देंगे, कंपनी में किसी को काम करने देंगे, देखते कंपनी कैसे काम करती है हमारे बगैर। फिर अब क्या होगा, मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, अरे हमारे एम्प्लॉइज समझिए बात को, हमारे खर्चे ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंसेस का, सबका खर्चा बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं। तो भाई साहब हेलो, नहीं बढ़ा सकते अभी, हमारा सेलिंग प्राइस उतना ही रखना पड़ेगा हमको। वो माइकल पोर्टर ने बोला था लोअर कॉस्ट रखो तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा, ऐसा बोला था क्या माइकल पोर्टर ने, कॉस्टिंग सर ने पढ़ाया क्या आपको ऐसा, हाँ अच्छा पढ़ाते हर्षित सर। तो आप समझिए, तो खर्चा कम रखना पड़ेगा, तो आप क्या बोल रहे हो ऐसे कि वेजेस बढ़ाओ, ये करो वो करो, नहीं हो पाएगा भाई। एम्प्लॉयज बोल रहे तुम रहने दो, तुम्हारा ये हमेशा का रोना है, ये नाटक अब बहुत दिन नहीं चलेगा। आर्यन बेटा मैं भगा दूंगा क्लास से, फर्स्ट और लास्ट टाइम, बाकी तू डिसाइड कर ले। फोर्स करा क्या तेरे को आने को मैंने, नहीं ना, पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना। कॉल आया था, इधर स्पीकर पे बात करेंगे अपन, आजा। तो आप समझिए ट्रेड यूनियन वाले क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा ये हमेशा का रोना है बे, हमेशा का नाटक है तुम्हारे, खर्चे बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हमको कुछ नहीं पता, हमारे वेजेस तो बढ़ा के चाहिए, हमको तुम पे भरोसा ही नहीं है, बोलते हैं एम्प्लॉइज। तो मैनेजमेंट बोलता है हम पे भरोसा नहीं है, नहीं है, एक काम करते हैं, हम लोग एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाते हैं, ऑडिटर को, बराबर, किसको बुलाते हैं, ऑडिटर को, और वो जो है ना ऑडिटर क्या करेगा, पूरे खर्चे मटेरियल के, लेबर के कॉस्ट ऑडिट कर लेगा, वो क्या करेगा, वो कॉस्ट ऑडिट कर लेगा वो, और फिर वो कॉस्ट ऑडिट होने के बाद हम आपको सही में ट्रू कॉस्ट बताएंगे कि देखो सही में इतना कॉस्ट है, फिर उसमें कहीं अगर स्कोप होगा तो नेगोशिएशन करके थोड़ा वेजेस बढ़ा देंगे, अगर स्कोप नहीं होगा तो खत्म कर देंगे बात को, समझा गया। तो दिस इज हाउ ऑडिटेड फाइनेंस, क्योंकि अब क्या है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है एम्प्लॉयज को लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है ना, बट अब अगर ऑडिटर ने बोला है कि अरे सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक एक खर्चा मैंने चेक करके फिर मैं बोल रहा हूं कि भाई सही में इतने खर्चे हैं, अब देखो अगर बढ़ाना है, अगर सैलरीज या वेजेस इतना मार्जिन बचता है, अगर बढ़ाना है तो उतना ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ट्रेड यूनियन को एक तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भाई एक इंडिपेंडेंट पर्सन बोल रहा है, जो निष्पक्ष है, न्यूट्रल है, जो किसी के साइड में नहीं है, वो बोल रहा है इतना मार्जिन है तो चलो उतना नेगोशिएट तो कर ले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समझा गया, ऐसा वो ऑडिटर आएगा। तो आप समझिए बात को, जैसे जो है ना मैं आपको बोल रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूं,
मैं आपको बोला ना मेरा भाई है। अरे बोला था कैसे मैंने? नहीं रे, तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये ऐसा, मेरे भाई ने जो है ना, देखो वैसे ये मैं, और इसमें और अच्छे से आपको दिखेगा कि उन्होंने बताया ऐसे। स्किप स्किप स्किप। सो ऐसे देखो, ये टेंशन में है, वो वेजेस बढ़ाने के ऐसा वैसा, ये वो देखो। भाई है मेरे ये दोनों। सही में मैं नहीं आता सुबह कॉस्टिंग पढ़ाने। सो अरे वही छोड़ो ना, अभी मैं बस बता रहा हूँ कि ये जो दोनों है ना ऐसे, बराबर। और अभी तो मेरा और एक भाई है, वो बाद में दिखाऊंगा आपको। हाँ तो ये ऐसे, अरे आपको बताओ क्या, देखो। ये कुछ तो बनाया था मैंने बहुत भारी। छोड़ो कोई बात नहीं, कभी और। सो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऐसा एक जो ऑडिटर आता है, और वो ऑडिटर आके क्या ये पूरा चेक करेगा, तो ट्रेड यूनियंस को क्या हो जाएगा बॉस, कि एकदम मस्त ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएट मतलब क्या करना है, होता है बार्गेनिंग। समझाना नहीं रे बेटा, नेगोशिएट करना मतलब बार्गेनिंग करना। थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा थोड़ा बीच में का एक वे आउट निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्या, नेगोशिएशन। क्लियर है एकदम बात? यस सर। लास्ट में, insurance companies also want to settle property claims caused by fire or other disasters. Act of God. Oh my God. आप समझिए बात को, इंश्योरेंस कंपनीज को भी मदद होंगी यहां पे। कैसे होंगी इंश्योरेंस कंपनीज को मदद? ऑडिट होगा तो वो सही में एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना कि तुम्हारे पास कितना स्टॉक था, कितना स्टॉक बचा है, और उसके हिसाब से कितना स्टॉक सही में डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। बराबर। तो आप समझिए बात को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हेल्प किसे किसे होगा? बताओ बताओ। गवर्नमेंट तो हो गया, बच्चे कौन से थे अभी अपने? ट्रेड यूनियन बचा था, और इंश्योरेंस कंपनी। बेस्ट। ट्रेड यूनियन एंड इंश्योरेंस कंपनीज। समझा क्या? तो ये कौन है भाई? ये इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उपभोक्ता है, यूजर्स है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो इन्वेस्टर किसके लिए है? ये अपन नीचे नीचे बाद में जब समरी बनाएंगे बना लेंगे। बताओ आप मुझे, इन्वेस्टर काहे इस्तेमाल करेगा भैया? एक सेकंड में डेकोरेशन कर लो थोड़ा सा। ये जो है, ऐसा आप लोग भी जब बनाएंगे तो ये अपने हैंड रिटन समरी नोट्स बन जाते हैं ये। और जब खुद की राइटिंग में लिखा हुआ है, खुद लिखते हैं, समझ में आता है, तो पढ़ने का एक अलग मजा आता है। अब आपने देखा होगा कि सर बहुत सारे कलर यूज करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। आपने भी ऐसे अलग अलग कलर पेन, पेंसिल्स, हाइलाइटर, स्टिक नोट्स, ये सब लेके आना। अभी जैसे ये बनाया, तो ये अपन क्या इधर आपको जगह दी है ना इधर, तो इधर अपन ये इधर बना देंगे इसको। समरी बन गया ना अपना। ऊपर तो कंटेंट है ही, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये इतना पूरा टेक्स्ट पढ़ना या नीचे का ये समरी पढ़ना, क्या बेटर रहेगा? एक पेज खत्म। समझेगा? यस। सो बताओ अभी आपको जितना याद है उसके बेसिस पे बताओ कि बॉस इन्वेस्टर काय के लिए यूज करेगा? देख के बोल लो। वेदर टू इन्वेस्ट द मनी और नॉट। इन्वेस्टिंग मनी,
shareholder to know the financial performance or position. Banks to lend money. Government to collect taxes. Trade union negotiate wages. Insurance companies to settle claims. Easy. बोलो ना कुछ. सो ये जो है दोस्तों, ये जो है हमारे यूजर्स है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट यूज दे विल बी गेटिंग, ये यहां पे है. अंडरस्टूड? यस. चलो आगे बढ़ते हैं. ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, ये हमने कुछ डिस्कस किया था कल. बोलो आया ना? यस. तो ये सब पॉइंट्स अभी अपने को टाइमलाइन पे समझना है जरा, स्टेप बाय स्टेप. 1 2 3 4 व्हाट टुडे वी फाइंड ऑडिट एज ए डिसिप्लिन, ये इसका ओरिजिन कैसा है इसके बारे में बातचीत हो रही है. नंबर 1, ऑडिटिंग हैज एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट टाइम्स इन मेनी सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. द रेफरेंस ऑफ ऑडिटिंग इज फाउंड इन कौटिल्या's अर्थशास्त्र इन द 4th century BC. ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द रेफरेंस ऑफ ऑडिटिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू विच सेंचुरी? 4th century. In which book? So Kautilya's Arthashastra. It talks about fixed accounting year, a process of closure of accounts and the audit of same. साल भर के अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, इस टाइम पे आपने क्लोज करिए, ऑडिट कीजिए, इसके बारे में. Concepts of periodical checking and verification existed even in those times. Even there are references in his monumental work to misstatements in financial statements due to abuse of power. अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाना, उसके वजह से आप गलतियां कर रहे हो, उसको बोलते हैं अपन क्या? abuse of power. Coming to more recent history, the first auditor general of India, मतलब भारत देश का ऑडिटर, CNDG जिसे हम लोग बोलते हैं, was appointed in British India in 1860, having both accounting and auditing functions. मतलब आप समझिए देश का भी ऑडिट होता है, मालूम है आपको? आपको मालूम है अपने इंडिया कंट्री का भी ऑडिट होता है? नहीं मालूम? दिस इज द वेबसाइट, दिख रहा है आपको? CNDG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिख रहा है क्या आपको? लिखा गया उसके नीचे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये जो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंट्री इंडिया वाज अपॉइंटेड अंडर ब्रिटिश राज. समझ रहे बात को? इन द ईयर 1860. ये जो CNDG है ना, ये देश का ऑडिटर है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री. जैसे सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन सा है? CBI. बराबर के नहीं? वैसा ही सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कौन सा है अपने देश का? CNDG. वैलिडेशन हुआ क्या कुछ? तो भारत देश का ऑडिट मतलब ये जो लोकल बॉडीज या ये क्या बोलते हैं उसको, अपना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट कंपनीज, उनका ऑडिट या ऑडिट करवाना किसकी जिम्मेदारी है? CNDG की. एक तो वो खुद करेंगे या करवाएंगे, बराबर के नहीं? तो ये काम है किसका बॉस? CNDG का. भारी के नहीं? तो ये फर्स्ट CNDG जिसका काम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग था, दैट वाज अपॉइंटेड अंडर ब्रिटिश राज इन द ईयर 1860. Later on, Office of Auditor General was given statutory recognition, and presently we call it as what? Comptroller and Auditor General of India is an independent constitutional authority responsible for auditing government receipts and expenditure. ये जो अलग अलग स्कैम हम लोग ने देखे थे ना, कोल स्कैम सुना था कभी आपने? कोलगेट, कोल स्कैम, कोल घोटाला हुआ था, कभी सर्च करना भाई. करोड़ों रुपए का गफला, ये किसने ढूंढ के निकाला? CNDG ने.
2G स्पेक्ट्रम स्कैम सुना होगा आपने, उसमें भी क्या हुआ, घोटाला। आपने कॉमनवेल्थ गेम स्कैम सुना होगा आपने, सुरेश कलमाड़ी जी वहां पे थे, तो वो भी स्कैम जो हुआ। अरे भाई लालू प्रसाद यादव का फॉर्डर स्कैम, चारा खाने के लिए, खाने के लिए मतलब खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए सरकार से पैसा लिया और वो पैसा आगे पास ऑन नहीं किया, खुद खा गया पैसा, स्कैम किया वो पैसा। ये ढूंढ के कौन निकाला, सीएनडीटी। ये जिम्मेदारी है सरकार के ऑडिटर की कि सरकार के जितने भी रिसीट्स और एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, इसके ऊपर निगरानी और इनका ऑडिट कौन करेगा, सीएनडीटी। तो ये ऐसा इवॉल्व हो रही है। उसके बाद द वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, मीनिंग व्हाट, टू हियर। कल बात हुई थी उसके बारे में। इन मेडिवल टाइम्स, मेडिवल टाइम्स मतलब क्या, मिडिल एजेस, ऑडिटर यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स रेड आउट टू देम, वो सुनते थे, टू चेक एम्प्लॉइज वर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट, फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ बताओ आज क्या क्या किया। आपने देखा होगा कभी, अगर ऐसे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, जो एम्प्लॉइज आते हैं तो वो बॉस को रिपोर्टिंग करते हैं, बताओ आज क्या क्या किया, सर आज हमने इतने का सेल किया, इतने का ये हुआ, उतने का वो हुआ। वो सुनते थे, हाँ आप जाओ, भले उनको कुछ याद रहे या ना रहे। माय ग्रैंडफादर आल्सो यूज्ड टू डू दिस। एम्प्लॉइज को पूछते थे, हाँ आज क्या किया, कहां कहां क्या क्या बेचा, बताओ। वो सुनते थे, ओके जाओ। अब पूछ लेना, दादा आपको याद है क्या, नहीं कुछ भी नहीं। फिर क्यों पूछा, बस उनको पता होना चाहिए कि हम लोग ध्यान रख रहे हैं, समझा क्या। तो सो दैट द एम्प्लॉइज आर नॉट केयरलेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ यूरोप में, दिस रिजल्टेड इनटू व्हाट, द जॉइंट स्टॉक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। क्लियर है। एंड देन लेटेस्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया came into existence. It was established on 1st of July 1949. So we celebrated recently 1st of July CA Day because it was established on 1st of July 1949. Statutory powers दिए गए थे। तो आप आपकी किताबें जब देखते हो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में, तो इधर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा। तो ये उसका ओरिजिन स्टोरी है। एनीबडी एनी क्वेरी, बोलो हाँ या ना, कुछ क्वेरी है क्या आपको, आसान है एकदम, यस सर। सो ये उसका ओरिजिन स्टोरी है। तो मुझे एक बात बताइए, इन डैश सेंचुरी रेफरेंस टू ऑडिट वाज गिवन इन इंडिया, 4th century, in the book given by Kautilya, book titled as what, Arthashastra. The word audit is derived from the dash language, that means to what, वो वर्ड कौन सा है, ऑडायर। सही है। हम लोग सिर्फ पहले क्या करते थे, अकाउंट्स को सुनते थे, कुछ घटनाएं घटी, ऐसी कुछ बात हुई जिसके वजह से ऑडिट का कॉन्सेप्ट और फ्लरिश हुआ। वो क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द डेट एंड इन द ईयर 1st जुलाई 1949। सही है एकदम, यस। क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ यूजर्स है क्या, वो यूजर्स कौन कौन है, इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियंस है एंड इंश्योरेंस कंपनीज है। इनका अगर आपको अगर पूछा जाए कि ये क्यों यूज करते हैं, तो क्या आपको वो ध्यान में रहेगा क्या, पक्की बात है एकदम। यही तो बात है सर, एक बार अपन ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है, आपको रिटेन करने का कोई झंझट ही नहीं है। समझे बात को। अपन कोई भी चीज क्लास में याद नहीं कराते, याद हो जाती है, उसमें अपनी भी गलती भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ प्रूवन फैक्ट। इफ यू अंडरस्टैंड यू रिटेन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आप कितना ही उसको पढ़ लो आपको वो याद नहीं रहेगा। सो अ की टू कंप्लीट द सिलेबस एंड टू रिटेन इट इज टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग क्या है करके। क्लियर है एकदम बात, बोलो यस सर। लास्ट पॉइंट एक पढ़ लेते हैं, फिर टाटा बाय बाय बोलते हैं एक दूसरे को। सर ये सब सही है, अब बात करते हैं जिम्मेदारियों की। तो आप समझिए दोस्तों, यहां पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एकदम खत्म करते हैं बात को, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी की सारी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो है ना, ये उसकी पूरी की पूरी उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ये सब क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ये सब एग्जामिनेशन करने का और उसके ऊपर रिपोर्ट देने का, ये अपनी जिम्मेदारी है। सो ऑडिटर को क्या करना है, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उसको समझना, उसके ऊपर ऑडिट करना और रिपोर्ट देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। देखिए साहब, आप ये समझो कि हम अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर सकते और हम ही उसके ऊपर ऑडिट नहीं कर सकते। एक तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, अकाउंट्स मेंटेन करो, फिर ऑडिट मत करो। या अगर आपको ऑडिट करना है तो फिर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। ये ऐसी बात हो गई ना, क्वेश्चन पेपर भी आप ही ने सेट किया, आंसर्स भी आप ही लिख रहे हो और चेक भी आप ही कर रहे हो, 100 और 100 तो आना ही है आपको। तो हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और हम ही उसको चेक करेंगे, तो बताइए क्या हम हमारी गलतियां बताएंगे क्या? बोलो नहीं ना। इसीलिए अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो किसने बनाए हैं, इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। As an auditor, we just have to express an opinion on these financial statements with the help of what? The audit report. तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट, हमारी उसके ऊपर ऑडिट करना, उसको समझना, अपना ओपिनियन देना और रिपोर्ट देना, किसकी जिम्मेदारी? ऑडिटर की। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है एकदम। कौन क्या काम निभाएगा, किसका क्या फर्ज है, ये समझ में आया? यस सर। अब कल मिलेंगे, मतलब मंडे को। We'll see each other on Monday and we will talk about कि अगर अपनी जिम्मेदारी है रिपोर्ट देने की, कि उसके ऊपर हम लोग अपना ओपिनियन देंगे और वो ओपिनियन के बेसिस पे ये जो यूजर्स है, क्या इनको डिसीजन लेने में मदद होगी? बोलो हाँ या ना। तो ऐसा हमने क्या काम करना चाहिए जिसके वजह से इनके डिसीजंस गलत ना हो, वो काम में क्या क्या शामिल होना होगा। अगर दोस्तों ये जानना है आपको, तो आपको आना होगा मंडे को ठीक 10:15 बजे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय तो बोलो, बाय बाय।